साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी आज के सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से कार्य शिक्षा पर यह जो आयोजित सत्र है, इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन। कार्य शिक्षा के संदर्भ में आज हम जानकारी लेंगे कि जब हम कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों का चयन करें तो स्थान का निर्धारण किस प्रकार से करें। हम पहले से ही इस बात को जानते हैं कि समय का निर्धारण बहुत ज़रूरी है, सामग्री के बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है और यह भी बहुत आवश्यक है कि वे कौन कौन से स्थान हों जहाँ पर कार्य शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को अनुभव दिए जा सकते हैं। कार्य शिक्षा संबंधी कार्यकलापों को सफल संचालन हेतु स्थान की उपयुक्तता एक महती आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर कार्य शिक्षा क्रियाएं सरल और बच्चों के लिए आनंददायी होती हैं। वे पर्यावरण अध्ययन के रूप में कार्य परिस्थितियों तथा कार्य की प्रारंभिक प्रक्रियाओं के अवलोकन के रूप में होती हैं। यदि आप इस तथ्य को भलीभांति समझ गए हैं तो स्थान निर्धारण करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। यदि हम पर्यावरण अध्ययन कार्य प्रक्रिया के अवलोकन को ही अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा स्थान विद्यालय का कक्ष ना होकर स्थानीय बस्ती का कोई हिस्सा होगा। जैसे सार्वजनिक नल, कुम्हार का कार्यस्थल, सब्जी विक्रेता की दुकान, रेहड़ी, दर्जी की दुकान, डाकघर, बैंक, राशन की दुकान, फल संरक्षण केंद्र, सामुदायिक केंद्र, बस्ती विकास केंद्र, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, पार्क, खेत, बाग बगीचे, क्यारियां, सुविधा वंचित समूहों के लिए बनाए गए विशेष सुविधा केंद्र जैसे अंध विद्यालय, वृद्धजनों के लिए गृह, बाल गृह आदि, अपना बाजार, सुपर बाजार, साप्ताहिक बाजार आदि, लघु कुटीर, साप्ताहिक बाजार व समय समय पर लगने वाले मेले, ये सब ऐसे कार्यस्थल हैं जहां पर हम अवलोकन हेतु अपने विद्यार्थियों को ले जा सकते हैं। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्यस्थलों का चुनाव तो हमने कर लिया, पर कार्यस्थल के चुनाव के लिए और क्या क्या बातें हमने ध्यान में रखनी है, अब इस बारे में मैं आपसे बात करूंगी। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कार्यस्थल की विद्यालय से दूरी। यदि कार्यस्थल विद्यालय से बहुत दूर है तो जाने अनजाने में समय और हमारी शक्ति दोनों का ही अपव्यय होगा। इसीलिए कोशिश ये करें कि कम दूरी वाले कार्यस्थलों को प्राथमिकता दें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति। भौगोलिक से हमारा मतलब है मौसम की दशा, यानी कि बहुत अधिक ठंडी जगह, प्रचंड गर्मी हो या बारिश के दिन हो तो हम बच्चों को बाहर के कार्यस्थलों पर ना ले जाएं। बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा यह हमारी पहली चिंता है। सामाजिक परिस्थिति से तात्पर्य है कि बस्ती में या कार्यस्थल के आसपास यदि कोई विशेष घटना दुखद है, सुखद है तो उसका भी हम ध्यान रखें। कई बार राजनीतिक रैलियां निकल रही हैं या विवाह का जुलूस निकल रहा है, धार्मिक जलसे हो रहे हैं, आगजनी है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी हम किसी कार्यस्थल का अवलोकन करने से बचें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है बच्चों की संख्या। हम जब अवलोकन के लिए, शैक्षिक भ्रमण के लिए जाएं तो बच्चों की संख्या को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कितने बच्चों को हम एक साथ कार्यस्थल के अवलोकन हेतु ले जा सकते हैं, इसका निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। मान लिया मैं बहुत सारे बच्चों को एक साथ ले जा रही हूँ और पता चला कि वहाँ पर मात्र 10 या 12 बच्चे ही इकट्ठे अवलोकन कर सकते हैं, तो हमें इस शैक्षिक भ्रमण का जो भी उद्देश्य होगा वो बेकार हो जाएगा। तो बच्चों की संख्या को भी दिमाग में रखना होगा। अब बात करूँगी कि कार्य शिक्षा के सत्रों की योजना मैं कैसे बनाऊं। सत्रों की योजना बनाने से पहले
बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम ध्यान देंगे। पहला बिंदु है बच्चों को स्व अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाएं। चाहे वे शैक्षिक देशाटन की बात हो, चाहे वह अवलोकन की बात हो, चाहे स्वच्छता सफाई की बात हो, किसी भी गतिविधि की बात हो, हमें बच्चों को स्व अभिव्यक्ति के अवसर देने ही होंगे। दूसरी बात, बच्चों को उनके आसपास के परिवेश का अवलोकन करने और उसके प्रति रुचि जागृत करने के अवसर देने होंगे। तीसरी बात, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को सही तरीके से करने में सहायता देना, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना, भिन्न भिन्न क्रियाओं से प्राप्त अनुभवों के एकीकरण में मदद करना, दिन प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के लिए आधारभूत कौशल प्राप्त करने में बच्चे की सहायता करना, समूह में रहने और दूसरों की सहायता करने से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने में मदद करना। और आगे की बात है कि अब ये जो सारे हमने महत्वपूर्ण बिंदु करे कि हम इस काम में मदद करें, उस काम में मदद करें, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से क्रियाकलाप कराए जा सकते हैं। पहली बात करूंगी मूलभूत ज़रूरतों की श्रेष्ठतर पूर्ति से जुड़े कार्यकलाप। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं हम जो हमारी मूलभूत ज़रूरतों से जुड़े होते हैं। मूलभूत ज़रूरतों में सबसे पहला क्षेत्र है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में क्या क्या काम किए जा सकते हैं, हम और आप मिलकर उसकी एक सूची बनाते हैं। और हमारी सूची में सबसे पहला आएगा व्यक्तिगत सफाई के प्रति जागरूकता, अपने काम में आने वाली वस्तुओं की सफाई एवं रखरखाव। दूसरी गतिविधि कॉपी और किताबों पर जिल्त चढ़ाना, घर एवं विद्यालय में सफाई बनाए रखना, छोटी मोटी मरम्मत, टाट पट्टी, बुक रैक, दरी, पोस्टर, कैलेंडर, चार्ट पेपर आदि चीज़ें जो घर में रखी हैं, तस्वीरें हैं, उनका कैसे बढ़िया तरीके से रख रखाव किया जाए। ये गतिविधियां जो मैंने सुझाई हैं ये सब प्रस्तावित हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हर कीमत पे यही कराई जाए। आप अपने मन से भी, अपने अनुभव से भी इसमें और गतिविधियां जोड़ सकते हैं। दूसरा हमारा क्षेत्र होगा भोजन एवं कृषि। भोजन एवं कृषि के लिए भी हम और आप मिलकर एक सूची तैयार करते हैं। पहली गतिविधि हो सकती है भिन्न प्रकार के बीज, वन उत्पाद्य, खाद व मिट्टी की पहचान करना। दूसरा, कृषि के काम में प्रयुक्त सामान्य उपकरण, कृषि उत्पाद एवं खाद की पहचान करना। तीसरा, कंपोस्ट खाद के गड्ढे को तैयार करना, क्यारी तैयार करना, अच्छे बीजों का चुनाव करना और बीज बोना। इस गतिविधि के बारे में शायद आप प्रश्न करें। आप कहेंगे कि मैडम, जो शहरी इलाका है, ऐसा इलाका जहाँ पर आसपास कोई भी बागवानी की जगह नहीं है, वहाँ पर हम कंपोस्ट खाद कैसे तैयार करें, क्यारी कैसे तैयार करें? तो देखिए, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। गतिविधि हम करवा सकते हैं, उसके लिए मात्र आपके दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बहुत से ऐसे घरों में खाली डिब्बे होते हैं, जिन खाली डिब्बों को घर में कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, उनको मंगवाइए, उनको एक गमले की तरह तैयार करिए और उसमें हम क्यारी नहीं तो कम से कम गमला तो तैयार कर सकते हैं और इस तरीके से उसको बागवानी संबंधी गतिविधि में जोड़ सकते हैं। फिर अगली गतिविधि हो सकती है पौधों की देखभाल और फिर पौधों की रखरखाव। खाद्य एवं फल संरक्षण। यहाँ भी आप सवाल कर सकते हैं कि फल संरक्षण में तो मुरब्बे बनाना, जेली बनाना, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी गतिविधियाँ आती हैं। मैं यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गतिविधियों की बात नहीं कर रही।
मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि जैसे मान लिया उसने नींबू पानी बनाना सीख लिया, या नींबू काट कर और अदरक काट कर या कच्ची हल्दी लेकर नमक काली मिर्च डालकर एक ताज़ा खाने का कोई मसाला तैयार कर लिया, यह भी हमारा खाद्य एवं फल संरक्षण में आएगा। इससे बच्चे के अंदर ये एक ज्ञान, एक समझ पैदा होगी कि फल इत्यादि को बिना मौसम के बावजूद भी हम किसी न किसी और रूप में खा सकते हैं, और फल संरक्षण से जुड़ी जो तकनीकी वैज्ञानिक तत्परता है, ज्ञान है, उसकी भी समझ प्रदान कर सकते हैं। बात आती है आगे चाय, कॉफ़ी, जलजीरा आदि बनाना, शरबत, अचार बनाना, और घड़े, मिट्टी का ड्रम, गुलदानों की सहायता से कूलर तैयार करने का प्रयास करना, प्लास्टिक, जूट, डोरी आदि की सहायता से झींगा तैयार करना। झींगा शब्द पे शायद आपको लगता होगा कि कोई ये क्या चीज़ होती है। आप आमतौर पे छीका भी बोलते हैं इसको, या रस्सी की मदद से, सुतली की मदद से एक ऐसा वस्तु तैयार करना जिसमें प्याज, लहसुन इत्यादि सब्जी तैयार करके रखी जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि इसे नीचे आप फर्श पर रखते हैं तो सीलन आ जाती है। तो आमतौर पे घरों में आपने देखा होगा कि छत से कोई सुतली नुमा चीज़ लेकर ये तैयार करते हैं और उसमें ऐसा पदार्थ हम डालते हैं। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है आवास, और आवास से जुड़ी हुई गतिविधियां होंगी घास, नारियल की छाल, जूट, तुरई की छाल, पतली तार, जाली, अनुपयोगी स्पंज, मोजों आदि से बोतल साफ करने वाले ब्रश, बर्तन साफ करने वाले से झामा बनाना। फिर रैक, मेज, कुर्सी, स्टूल, चारपाई, नल आदि की मामूली मरम्मत करना। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है कार्य शिक्षा का, वह है वस्त्र। वस्त्र में हम क्या क्या कर सकते हैं? वस्त्र एवं परिधान पूरा होगा यहाँ पर। टीवी, बक्से आदि के लिए कवर बनाना, गुड़िया, कठपुतली बनाना, बची हुई ऊन के कपड़ों के टुकड़ों, जूट आदि से आसन और पायदान बनाना। दोबारा मैं आपको सचेत कर रही हूँ कि जिन गतिविधियों के मैं नाम ले रही हूँ, यह किसी भी तरीके से ये मैं कहूँ कि अनिवार्य है, ऐसा मैं नहीं कह रही। मैं मात्र केवल आपको सुझा रही हूँ कि आवास के अंतर्गत, बागवानी के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत ये गतिविधियाँ हैं जो आप करा सकते हैं। यदि आपके विद्यालय में सुविधा है और अभिभावकों का सकारात्मक दृष्टिकोण है तो ये गतिविधियाँ करवाएं, नहीं तो आप अपने अनुभव के द्वारा और गतिविधियाँ इसमें जोड़ सकते हैं। हमारा अगला क्षेत्र है परिवेश का सौंदर्यीकरण, अर्थात अपने कैंपस में सौंदर्यात्मक अनुबोध पैदा करने के लिए विद्यार्थियों को क्या क्या गतिविधियां कराएं। उसके लिए आप बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बनवा सकते हैं। ये वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं? पेन, पेंसिल होल्डर, पिन होल्डर, कूड़ादान, पत्र पेटी, हाथ का पंखा बनाना, मुखौटे बनाना, मैक्रमे का काम। मैक्रमे का काम यदि आप इस शब्द से परिचित नहीं हैं तो मैक्रमे का मतलब है कि रेशमी रस्सियाँ होती हैं या सुतली होती है, उसमें एक तरह तरह की गांठें डालकर हम एक छीका जैसा तैयार करते हैं या फूलदान रखने का एक कोई वस्तु तैयार करते हैं, उसे हम मैक्रमे का काम बोलते हैं। हम विद्यार्थियों को डिस्प्ले बोर्ड के लिए भी सामग्री तैयार करने के लिए कह सकते हैं। टूटी हुई चूड़ियों से या इसी तरह की कोई और सामग्री जैसे बटन है, मोती है, चकमक है, इन सब से मिट्टी के बर्तनों को सजवा सकते हैं। मिट्टी से खिलौने बनवा सकते हैं तरह तरह के। तो ये बहुत से ऐसे काम हैं जो हम परिवेश के सौंदर्यीकरण के अंतर्गत लेते हैं। हम सजावट के लिए भी सामग्री तैयार करवा सकते हैं। कपड़ों की कतरनों से, पतले रंगीन कागज़ों से, तार, मोती, धागों आदि की मदद से फूल बनाएं, पत्तियां बनाएं और उनसे सजावट करवा सकते हैं। मिट्टी के बर्तन कई बार घरों में मिल जाते हैं, कुल्हड़ इत्यादि,
उन पर सजावट करवा सकते हैं। मिट्टी से खिलौने, चिड़िया, जानवर आदि की आकृति बनवा सकते हैं। सुतली, बान, प्लास्टिक के धागों से भी सजावटी वस्तुएं बना सकते हैं। घर में बची कुची ऊन मिलती है तो उस ऊन से हम मैट इत्यादि भी बना सकते हैं। यदि बांस उपलब्ध है आसपास तो हम उससे फूलदान भी बनवा सकते हैं। ये सब चीज़ें जो बनाने की बात कही है, मैं पुनः आपको कहती हूँ कि ये सब सुझावित हैं, प्रस्तावित हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके परिवेश में बांस नहीं है पर बांस ही बनाना है, नहीं, जो भी परिवेश में उपलब्ध है आप उससे काम करवा सकते हैं। अब कुछ काम हम लेंगे सामुदायिक सेवा से संबंधित। सामुदायिक सेवा से तात्पर्य है कि विद्यालय परिसर के इर्द गिर्द जो भी हमारा समुदाय है वहाँ पर हम विद्यार्थियों को ले जाकर सामूहिक रूप से क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहला हो सकता है मोहल्ले की सफाई अभियान में भाग लेना। दूसरा, त्योहार आदि उत्सव आने पर समुदाय में लोगों के साथ सजावट के काम में हाथ बटाना। बड़े बूढ़ों की यथासंभव आवश्यकतानुसार मदद करना। विद्यालय परिसर, कक्षा की सफाई में क्षमता के अनुसार हाथ बटाना। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन के कामों में मदद करना। अब हमारे पास अगला क्षेत्र है सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता से संबंधित कार्यकलाप। विभिन्न राज्यों के लोगों की खान पान, रहन सहन संबंधी आदतों का पता लगाना। आप शायद सवाल करें कि दूसरे लोगों की खान पान संबंधी आदतों को जानकर हम क्या करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं हम सामाजिक प्राणी हैं। एक सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने के भीतर हम रहते हैं। दूसरे राज्यों के लोगों की खान पान संबंधी आदतों को जानने से हम अपनी संस्कृति का संवर्धन ही कर रहे हैं और अपने अंदर इस एहसास को पैदा कर रहे हैं कि हम कितनी समृद्ध संस्कृति से आते हैं। अगली गतिविधि हमारी हो सकती है जगह जगह की हस्तकला की जानकारी इकट्ठी करना, संगीत वाद्य यंत्रों की जानकारी लेना, उनके चित्र इकट्ठे करना। गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस या और इस तरह के जो राष्ट्रीय त्योहार हैं उनकी जानकारी देना और उनकी जानकारी के साथ साथ इन्हें मनाने में उनकी सहभागिता को आमंत्रित करना। राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय चिन्ह, चक्र आदि बनवाना। अगला क्षेत्र है हमारा पर्यावरण जागरूकता से संबंधित कार्यकलाप। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि हर विषय बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, पर पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से तो हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते। इस क्षेत्र को तो हर कीमत पर कक्षा में करवाना ही करवाना है। इससे संबंधित गतिविधियां होंगी पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित चित्र एवं समाचार एकत्रित करना, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों के चित्र बनाकर उन्हें बुलेटिन बोर्ड पर लगाना, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित नारे बनाना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना, पर्यावरण प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से संबंधित चार्ट बनाना, वन महोत्सव, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना। इन कक्षाओं के संदर्भ में कार्य शिक्षा के लिए सामग्री का चयन एवं संयोजन कैसा किया जाए, हम इस पर भी अब बात करते हैं। पहले ही हम और आप आपस में यह समझ बना चुके हैं कि कार्य शिक्षा एक अर्थपूर्ण और सार्थक शारीरिक श्रम निहित गतिविधि है। इसकी परिणति या तो किसी उत्पाद के रूप में दिखती है और या किसी सेवा के रूप में। यहाँ पर उत्पाद का तात्पर्य है जैसे कि कोई मुखौटा बनवाया, रंगोली बनवाई या कठपुतली बनवाई या पतंग बनवाई, कोई झंडी बनवाई, फिरकी बनवाई, सूत कतवाया आदि, ये हो गया उत्पाद। और जब मैंने कहा
कि सेवा के रूप में, तो सेवा से तात्पर्य है कि आपने बच्चों को साफ सफाई के अभियान में जोड़ा, या कोई सार्वजनिक नल है उसकी सजावट के लिए, उसकी सफाई के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित किया, या किसी वृद्ध आश्रम में लेकर गए और वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों की जो ज़रूरतें हैं उनको समझने की कोशिश की और उनको हम किस प्रकार की मदद कर सकते हैं यह भी हमने किया। सेवा संबंधी परिणामों के लिए सामाजिक परिस्थितियां एवं परिवेश हमारे लिए सदैव उपलब्ध हैं, परंतु जहाँ कुछ बनाने का संदर्भ आता है वहाँ अध्यापक या तो विद्यार्थियों को घर से सामग्री लाने के लिए कहते हैं या विद्यालय में उस सामग्री को खरीदने के लिए अतिरिक्त फंड की बात करते हैं। हमारी कक्षा में बहुत से विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो तरह तरह की सामग्री खरीद कर ना दे सकें। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, बच्चे विद्यालय आने से कतराने लगते हैं। आप खुद से सवाल करिए कि क्या कार्य शिक्षा के अंतर्गत कार्यकलाप करवाने के लिए बाजार से सामान मंगाना बहुत ज़रूरी है? जहाँ तक उपकरणों की बात है, जैसे चौक, मोमबत्ती आदि बनाने के लिए खांचे या फिर बांधनी आदि के लिए पतीले आदि की व्यवस्था तो हम विद्यालय से कर सकते हैं, और यदि किसी कारणवश विद्यालय नहीं दे पा रहा तो समुदाय का सहयोग लेकर भी कर सकते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि हम सामग्री भी विद्यार्थियों से ही मंगवाएं, क्योंकि यदि हम विद्यार्थियों को सामग्री मंगाने के लिए कहते हैं कि कल आप इतना रंग, इतने मीटर कपड़ा और ये सब लेकर आएं, और पता चला कि विद्यार्थी की आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो खरीद सके, तो या तो वो विद्यालय आने से कतराएगा और या कक्षा में मन नहीं लगाएगा, या अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा उन पर ज़ोर दबाव डालेगा कि मुझे ये सामग्री खरीद कर ही दो तभी मैं कक्षा में जाऊंगी। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे चारों ओर तरह तरह की सामग्री उपलब्ध है? क्या हम इस सामग्री का उपयोग अपनी कार्य शिक्षा के लिए कर सकते हैं? अपने आसपास उपलब्ध सामग्री की हम एक सूची बना सकते हैं और इस सूची की तुलना हम अपने साथी की सूची से करें जो दूसरे क्षेत्रों में रहते हैं। इस तरह से हमें अपने इर्द गिर्द वो ढेर सारी सामग्री मिल जाएगी जिसका हम उपयोग अपने रोज़मर्रा के कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों में कर सकते हैं। ये जो हम सूची बना रहे हैं ना, हम इन सूची को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा सरलता पूर्वक उपलब्ध सामग्री जो प्रकृति से मिली है। दूसरी कैटेगरी हो सकती है अनुपयोगी सामग्री, और तीसरी श्रेणी हो सकती है कम लागत वाली सामग्री। अब ये जो हमने 3 श्रेणियां बना दी ना, तो 3 श्रेणियों में हमें तरह तरह की सामग्री अपने आसपास के परिवेश में ही मिल जाएगी। जैसे मैं पहले बात करूंगी प्रकृति से मिलने वाली सामग्री। तो प्रकृति में हमें पौधे, बांस, पत्तियां, बीज, फल फूल, पेड़, तने, पेड़ की छाल, जूट, नारियल के खोपरे, नारियल की छाल, रेत, मिट्टी, कंकर, पत्थर, पानी, नीम, लाख इत्यादि, ये सब हमें मिलेगी और इसका किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हम कक्षा में कर सकते हैं। फिर अनुपयोगी सामग्री ये भी हमें अपने घर के इर्द गिर्द से मिलेगी, जैसे खाली डिब्बे, पंख, लकड़ी गत्ते के डिब्बे, उपयोग की गई फोम, स्पंज, जूते के डिब्बे, खाली माचिस के डिब्बे, कतरने, पुराना कंबल, टुकड़े, पुरानी चटाई, अखबार, पत्रिकाएं, प्लास्टिक के बैग, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों के ढक्कन, प्लास्टिक के कप, पतली तार, टूथपेस्ट के ढक्कन, अनुपयोगी बर्तन, पोस्ट कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, ये बटन, चेन, साइकिल की ट्यूब, मतलब जो भी पुरानी चीज़ें हमें इर्द गिर्द मिल रही हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इकट्ठा करें। इसके अलावा ये तो हमने इर्द गिर्द ढूंढ ली, अब हमें क्या चाहिए? कैंची, चाकू,
पैमाना, टेप, गोंद, मोमबत्ती, कपड़ा नापने वाला फीता, कुछ छोटी मोटी कीलें, लकड़ी के टुकड़े, ब्रश, रंग, नील, गेरू, तरह तरह के रंगीन कागज आदि। ये जो सामग्री है इसको हम अपने विद्यालय में इकट्ठा करें, एक ऐसी जगह रखें जहाँ वो खराब नहीं हो, और खराब ना हो तभी हम उनका देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करी, इकट्ठी की, तो हम उनका समुचित रूप से रचनात्मक प्रयोग भी कर सकते हैं और बच्चों को तरह तरह की गतिविधियों में जोड़ सकते हैं। पुनः मैं आपको ध्यान दिलाऊंगी, हमने जिन गतिविधियों की बात की वो प्रस्तावित हैं, हमने जिस सामग्री की बात की वो भी प्रस्तावित हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके विद्यालय में आवश्यकता नहीं भी है या उपलब्धता नहीं भी है तो भी आप जोर ज़बरदस्ती करवाएं, ऐसा नहीं। यदि आपके लिए आसान है, उपलब्धता है, तभी इस तरह की गतिविधियों को करवाएंगे, अन्यथा आप अपने अनुभव और परिवेश को आधार बनाकर किसी नई गतिविधि का भी चयन और सामग्री का चुनाव या इकट्ठा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज का विषय आपने उसका आनंद लिया होगा और उसके प्रति समझ बनाई होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आने के लिए आमंत्रण। धन्यवाद। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच